हेलो बच्चा लोग, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर 1, जिसका नाम है एक परिचय। तो इस एक परिचय वाले चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो किन किन क्लासों में। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो CBSE है ना, CBSE के अंदर व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्लास 11th में डाला गया है, लेकिन वहीं पर जो स्टेट बोर्ड है वहाँ पर आज भी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12th में देखने को मिलती है। इवन आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिन्हें ग्रेजुएशन में BCom या फिर BA में आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही हो, तो तीनों ही क्लास के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तीनों का ही बेसिक सेम है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय में। तो बेटा इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले चैप्टर में, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद फिर पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या डिफरेंस है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। पहला, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। क्या, कैसे और किसके लिए, ये आने वाले लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद उत्पादन संभावना वक्र या सीमा की तरफ पढ़ेंगे, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसका खिसकाव डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट के 2 टॉपिक, एक अवसर लागत और एक सीमांत रूपांतरण दर पढ़ेंगे, जिसे सीमांत अवसर लागत के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पार्ट में हम कुछ हद तक इसको डिस्कस करेंगे, बाकी का जो रेस्ट पार्ट बच जाएगा उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे जाने से पहले आपको आज की कहानी बता दूं पहले तो, कि जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं अर्थशास्त्र, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कैसे आया और आज हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए मैं मान के चलता हूँ आपको शुरू से सारा बता दूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र की, तो अर्थ और शास्त्र को मैं अगर अलग करूं तो अर्थ का मतलब क्या होता है बेटा, बेसिक मोटा मोटा पैसा, और शास्त्र का मतलब क्या होता है, एक तरह से क्या, उसका अध्ययन करना। ठीक है, अब पैसा का अध्ययन करना मोटा मोटा अर्थशास्त्र है, लेकिन ये टर्म पहली बार दी किसने, कौन सी, कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो आपको बता दूं, चाणक्य नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने आज से लगभग 2300 साल पहले इस ग्रंथ की, या कह लो जो इस बुक की रचना करी थी, और उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है। चंद्रगुप्त के टाइम की ये बुक है, कह लो एक तरह से। लेकिन एक दिक्कत यह है कि उनकी बुक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई, क्योंकि उन्होंने उसके बारे में, जो अर्थशास्त्र की बुक है उसमें हर चीज़ के बारे में डाला था। उसमें पॉलिटिक्स भी डाल दी उन्होंने उसमें अबाउट मनी भी डाल दिया, जिसकी वजह से उस बुक को कोई ज़्यादा पहचान, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई। तो यस, अगर आपसे ये कोई बोले कि अर्थशास्त्र को पहली बार लिखा किसने था, तो ये आप बोलेंगे चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य भी बोलते हैं इनको। लेकिन हुआ क्या, इसके बाद बहुत सारे लोगों ने अर्थशास्त्र के ऊपर अपनी बुक्स लिखी, इंग्लिश में से इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अपनी बातें कहीं, लेकिन मेन जो पहचान मिली जाके वो मिली किसको, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने क्या करा, 1776 में इसके ऊपर प्रॉपर एक बुक लिखी इकोनॉमिक्स के ऊपर। और अगर मैं उनकी बात को कोट करूं तो मोटा मोटा उन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र जो है ना वो धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, विच मीन्स जो अर्थशास्त्र है वो स्टडी करती है किसकी, मनी के बारे में, धन का विज्ञान। ठीक है, इसीलिए इनको इकोनॉमिक्स का क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हिंदी में बाप मत लिख देना, हिंदी में लिखोगे जनक। अर्थशास्त्र के जनक किसको बोला जाता है, एडम स्मिथ को बोला जाता है। उसके बाद आता है कि अर्थशास्त्र चलती गई, लेकिन बाद में जाके 1930 के करीब आकर इसको, जो अर्थशास्त्र थी उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, एक को बोला गया व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक को बोला गया समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि, याद रखना इसको, समष्टि अर्थशास्त्र। तो पेपर में एक बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र की शाखाएं कितनी हैं, शाखाएं कितनी है। तो आपको बताना है अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होती है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र होता है जिसमें हम
एक व्यक्ति के हिसाब से, एक विक्रेता के हिसाब से, एक उत्पादक के हिसाब से, एक उपभोक्ता के हिसाब से निर्णय लेते हैं। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक को न लेकर सबके हिसाब से निर्णय लेना क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर किसका अध्ययन करते हैं? व्यक्तिगत इकाइयों का, व्यक्तिगत इकाइयों का। और यहाँ पर किसका अध्ययन करते हैं? यहाँ पर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब जानकारी समझो और इन्फॉर्मेशन समझो यहाँ पर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के हिसाब से, कि ये तो आपको क्लास 12 में पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये आपको इस साल ही पढ़नी पड़ेगी। तो किस तरह से व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं? एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अगर आपसे पूछूं, सुनना जरा ध्यान से, कि यदि किसी वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं लगातार, तो एज एन उपभोक्ता, एक उपभोक्ता के होने के नाते आप उस वस्तु की मांग को घटाएंगे या बढ़ाएंगे? अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि किसी वस्तु की कीमतें क्या हो रही हैं? लगातार बढ़ रही हैं, तो उसकी मांग क्या करेंगे आप कह रहे हैं कि उपभोक्ता होने के नाते मैं उसकी मांग को क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो आपने ये देखा अपने हिसाब से, आपने दुनिया के हिसाब से नहीं देखा, आपने अपने हिसाब से देखा कि यस, इसकी मांग को मैं क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। तो यस, जब हम अपने हिसाब से देखते हैं, चाहे मैं उपभोक्ता बन के देखें, चाहे उत्पादक बन के देखें, चाहे सेलर बन के देखें, विक्रेता, अगर हम अपने हिसाब से देखेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए डेफिनेशन पे चलते हैं। ये तो मैंने मोटा मोटा बता दिया डेफिनेशन क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र की। देखो क्या बोल रहा है, जरा ध्यान सुनना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों का व्यवहार अध्ययन करते हैं। यह व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। यहाँ पर एक पॉइंट आया क्या, कि कौन से आर्थिक एजेंटों, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों। अब ये व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट कौन है जी? ये उपभोक्ता हो सकता है जो अपनी जरूरतों के लिए क्या कर रहा है? सामान को खरीद रहा है जी। ये उत्पादक हो सकता है जो अपने प्रॉफिट के लिए सामान को बना रहा है, कोई भी हो सकता है। तो जो अपने स्तर पर निर्णय ले रहा है, अपनी समस्या को इलाज कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलेंगे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसी के जस्ट यहाँ पर कई सारी चीज़ें दी हैं। अगर आपका यहाँ पर कोई एग्जाम्पल पूछता है तो आप बता देंगे इसका एग्जाम्पल मांग और पूर्ति, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं किसके? व्यष्टि अर्थशास्त्र के। यहाँ पर कुछ पॉइंट और दिए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या दिए हैं? इसमें विभिन्न वस्तुओं और कीमतों का निर्धारण किया जाता है। इसमें उपभोक्ता संतुलन, उत्पादक संतुलन, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इसे कीमत सिद्धांत के नाम से, इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसको? व्यष्टि अर्थशास्त्र को। याद रखना, कीमत सिद्धांत के नाम से, ये उसका दूसरा नाम है। तो ये आप पढ़िएगा। वहीं दूसरी तरफ जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र मैंने ऑलरेडी बता दिया, जिसमें हम क्या करते हैं? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। अब ये अर्थव्यवस्था क्या होती है वो भी हम बात करेंगे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मतलब किसी एक को लेकर ना लेके देश में जितने भी लोग हैं उनके हिसाब से निर्णय लेना क्या कहलाता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, नाउ इसकी भी डेफिनेशन दी हुई है, देखो लिखा हुआ है। समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के समग्र रूप, समग्र मतलब पूरे को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? समग्र मांग, समष्टि के उदाहरण, और समग्र पूर्ति। समग्र मतलब सबका टोटल, पूरे सामान जितना भी बिक रहा है उन सबका जोड़ समग्र पूर्ति, और जितने भी लोग खरीदना चाह रहे हैं उसके सबका जोड़ क्या कहलाएगा? समग्र मांग कहलाएगा। थोड़ी सी लाइटिंग और बढ़ाई जाए ताकि रिकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से और हो जाए। तो ये तो था व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ये नीचे डिफरेंस दिया हुआ है, एक बार प्लीज़ इनको रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, एक पॉइंट आ रहा है अर्थव्यवस्था। समझना जरा ध्यान से, ये क्या होता है? अर्थव्यवस्था। कलर दूसरा ले लेते हैं। अर्थव्यवस्था, इसको जरा समझो जरा। अर्थव्यवस्था, व्यवस्था मतलब क्या होता है? एक सिस्टम होता है। आप सभी जानते होंगे, आपके पेरेंट्स सुबह जाते हैं काम करने, शाम को आते हैं बड़ी मेहनत से। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो पैसा कमाने जाते हैं और फिर पैसा कमा के लाकर अपनी ज़रूरतों पे क्या करते हैं? खर्च करते हैं। सेम मैं करता हूँ, मैं पैसे कमाने जा रहा हूँ, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? पैसे कमा रहा हूँ। तो पैसा सबसे पहले हम क्या करेंगे? पैसा तो बाद में आएगा। सबसे पहले हम काम करेंगे, काम से क्या आएगा?
पैसा आएगा, पैसे से क्या आएगा, खर्च करेंगे हम उसे, ठीक है। खर्च होने के बाद दोबारा से क्या करेंगे, काम। तो ये जहाँ पे ये सिस्टम किया जाता है ना, उसे बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो इन शॉर्ट कई बार ये बोल दिया जाता है अर्थव्यवस्था वह रीति है, वह प्रणाली है जहाँ पे लोग अपनी क्या प्राप्त करते हैं, जीविका प्राप्त करते हैं। जीविका मतलब वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पैसा कमाते हैं, वहाँ खर्च करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये तो मोटा मोटा डेफिनेशन हो गया, लेकिन एक चीज़ समझो कैसे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लो मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो यदि अगर मैं बाहर से सामान लेके आ रहा हूँ, मैं घर के लिए आटा लेके आ रहा हूँ, मैं अपने खाने के लिए चाय मोमोज कुछ लेके आ रहा हूँ, तो अगर मुझे बाज़ार में वो चीज़ें महंगी पड़ रही है ना दोस्त, तो मैं अपनी फ़ीस बढ़ा दूंगा, और मेरे फीस बढ़ाने से आपको महंगा पड़ेगा। आपको महंगा पड़ने का मतलब है आपके पेरेंट्स को महंगा पड़ना है, क्योंकि उनको ट्यूशन फीस महंगी पड़ेगी। तो वो जिस सेक्टर में होंगे वो उसके कीमत बढ़ा देंगे। कोई मैकेनिक होगा तो अपने दाम बढ़ा देगा, कोई दूध बेचता हो तो अपने दाम बढ़ा देगा, कोई सब्जी बेचता हो तो अपने दाम बढ़ा देगा। जब सब लोग अपने दाम बढ़ा देंगे तो इस केस में क्या होगा, सबके दाम बढ़ाने की वजह से मुझे फिर महंगा पड़ेगा। मुझे महंगा पड़ेगा तो मैं अपनी ट्यूशन फीस बढ़ा दूंगा। तो आप नोटिस करें इन सारी चीज़ों से धीरे 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 करके सब महंगी हो रही है। एक्चुअली हम लोग, तुम्हारे पेरेंट्स सब एक सिस्टम से बंधे हुए हैं। तो अर्थव्यवस्था समझ आ गई। अर्थव्यवस्था जहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी क्या प्राप्त करता है, जीविका। सो क्या बोल रहा है, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों को जीविका अर्जित करने के साधन और जीविका प्रदान करता है। ठीक है। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूं, ये आपको पता होना चाहिए। जो अर्थव्यवस्था होती है ना, टोटल वो 3 तरह की होती हैं। अर्थव्यवस्था कितने तरह की होती है, 3 तरह की होती है। कौन कौन सी बताता हूँ। देखो, सबसे पहली अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। और एक होता है इन दोनों का जोड़ या मिक्सअप कह सकते हो, जिसे बोलते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब इसमें क्या है, पूंजीवादी वो होती है जो किसके लिए काम करती है, केवल लाभ के लिए। समाजवादी होती है जो किसके लिए काम करती है, समाज के कल्याण के लिए काम करती है। और ये दोनों के लिए काम करती है, लाभ के लिए भी काम करती है और ये कल्याण के लिए भी काम करती है। ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है ना भाई, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पर निर्णय जो लेते हैं वो बाजार लेता है। बाजार का मतलब मांग और पूर्ति, मांग तथा पूर्ति। यहाँ पर ये देखा नहीं जाता कि लोगों को क्या जरूरत है, किससे गरीबी दूर होगा, नहीं। जिनके पास पैसा है वो क्या करेंगे, जिनको जरूरत है वो करेंगे मांग, और जिनको पैसे कमाने वो करेंगे पूर्ति। बात खत्म। यहाँ पर अगर मान लो एक बंदा को रोटी चाहिए और हमें लग रहा है लेकिन फ़ायदा एसी बेच के, तो बंदा एसी बेचना पसंद करेगा, उसके बाजार से लाभ से मतलब है उसे। लेकिन यहाँ पर कौन लेता है डिसीजन, यहाँ पे लेती है सरकार। तो आप इसे बोल सकते हो यहाँ सरकार काम करती है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम करता है, निजी सेक्टर काम करता है। ठीक है। और यहाँ पर सरकार भी काम करती है और निजी सेक्टर भी काम करता है। जैसे इंडिया में आपको बता दूँ कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इंडिया एग्जाम्पल है किसका, मिश्रित का। ये एग्जाम्पल है किसका, समाजवादी। चाइना का एग्जाम्पल है एक तरह से। और ये आपको यूएसए को देखने को मिलेगी। इंडिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, जियो कंपनी देखने को मिलेगी जो एक प्राइवेट कंपनी है। एमटीएनएल कंपनी देखने को मिलेगी जो क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पे निजी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर काम करते हैं। ठीक है। यूएसए में कौन सा है, पूंजीवादी, समाजवादी चाइना में, और इंडिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। चलो अब जरा ध्यान से देखना, अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद यहाँ पर ये जो था ये इंट्रो लेक्चर था। ये क्या था, इंट्रो लेक्चर था। मैं आपको इसके पार्ट 2 के अंदर क्या बताऊंगा, आपको बताऊंगा दुर्लभता क्या होता है, आर्थिक समस्या क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम यहीं पर कनेक्ट रहें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जब कोई नोट्स शेयर करूं या कोई वीडियो डालूं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो जाके इंस्टाग्राम पे भी क्या कर लो, फॉलो कर लो। बाकी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। ठीक है। अगर कोई और चीज़ शेयर करनी हो तो वहाँ कर दूँगा। ठीक है। नोट्स आपको इस वाली वेबसाइट में मिलेंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।
तो बच्चा लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पार्ट 2 आएगा, जिसमें दुर्लभता, आर्थिक समस्या और उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।